गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे सामंत प्रथा, राजस्थान की सामंत प्रथा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस दौरान हम लोगों ने सामंत प्रथा के अर्थ को जाना, सामंतों की जो विभिन्न श्रेणियां थी उनके बारे में जाना, सामंतों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उन विशेषाधिकारों के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग जानकारी ले रहे थे सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं। देखिए, राजा अपने कुल से संबंधित व्यक्ति को जब जागीर का टुकड़ा दे देता था तो राजा से जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामंत कहलाता था। और राजा से जो भूमि का टुकड़ा इससे मिलता था उससे अपना भरण पोषण करता था और समय समय पर राजा को आवश्यकता होती थी वो सहायता उपलब्ध करवाता था। ठीक है, तो देखिए सामंत प्रथा के प्रारंभिक चरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रारंभिक चरण में सैनिक सेवा अनिवार्य नहीं थी, बाद में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। सामंतों से ली जाने वाली सेवाओं में सैनिक सेवा सबसे अहम और सबसे बड़ी सेवा थी। ठीक है, तो हम लोगों ने सामंत प्रथा के दौरान सामंतों से ली जाने वाली सेवाओं में हम लोग को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने सैनिक सेवा के बारे में पढ़ लिया था कि भिन्न भिन्न राज्यों से सैनिक सेवा के अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए थे। वो वहां से जो जागीर से जो आय हो रही थी उस आय पे डिपेंड करता था कि कितने सैनिक लेने हैं। ठीक है, और अब हम दूसरी सेवा के बारे में पढ़ेंगे। सामंतों से ली जाने वाली दूसरी सेवा दरबार में उपस्थिति। देखिए, राजस्थान के सामंत जब भी अपने राजा के दरबार में उपस्थित होते थे तो दरबार में उपस्थित होते थे, जैसे होली, दिवाली आदि विशेष त्योहारों पर जब दरबार में उपस्थित होते थे तो उन्हें राजा के दरबार में उपस्थित उपहार लेकर उपस्थित होना पड़ता था। उपहार देना राजा को क्या था? अनिवार्य था। ठीक है, तो सामंतों से ले जाने वाली एक विशेष सेवा थी दरबार में उपस्थिति। होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहारों पर जब सामंत दरबार में उपस्थित होते थे तो उन्हें उपहार सहित उपस्थित होना पड़ता था। ठीक है, अब आती है अगली सेवा, हर्रम की देखभाल। हर्रम से मतलब है रनिवास। ठीक है, हर्रम से तात्पर्य है रनिवास। देखिए, जब राजा युद्ध लड़ने जाता था, ठीक है, जब किसी काम के लिए राजा बाहर जाता था तो ऐसी स्थिति में राजा की अनुपस्थिति में ये सामंत लोग ही हर्रम की देखभाल करते थे या रनिवास की देखभाल करते थे। हर्रम या रनिवास वो स्थान होता था जहां राजा की रानियां निवास करती थी। रनिवास या हर्रम कहा जाता था। राजा की उपस्थिति में हर्रम की देखभाल ये सामंत लोग करते थे। ठीक है, जहाँ राजा और विशेष जो अधिकारी होते थे राज्य के बड़े बड़े, उनकी रानियां निवास करती थी या उनकी पत्नियां निवास करती थी, उसे क्या कहा जाता था? हर्रम कहा जाता था। ठीक है, अगली जो सामंतों से ली जाने वाली सेवा थी वो था उत्तराधिकार शुल्क। देखिए, उत्तराधिकार शुल्क क्या था? उत्तराधिकार शुल्क से तात्पर्य है कि जब एक जागीरदार की या सामंत की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो वो जो ठिकाना होता था राजा से जो जागीर प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता था सामंत, उसको जो भूमि प्राप्त होती थी जिसे ठिकाना कहा जाता था, ठीक है, वो ठिकाने का जो जागीरदार जो होता था वो मर जाता था। तो जब नया जागीरदार बनता था तो उसको उत्तराधिकारी बनना है ना, वो एक जागीरदार मर गया, उसके बाद नया जागीरदार गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो नए जागीरदार को उसका उत्तराधिकार शुल्क भी, मैं उसका उत्तराधिकारी, एक मर गया और दूसरा गद्दी पर बैठा है, उसका उत्तराधिकारी बैठा है, तो उसको उत्तराधिकार शुल्क के रूप में शुल्क अदा करना होता था। ठीक है, इस शुल्क को कैद खालसा या तलवार बंदाई या उत्तराधिकार शुल्क के नाम से जाना जाता है। तलवार बंदाई मतलब एक राजा मर गया, उसकी तलवार उसका एक जागीरदार मर गया और उसकी तलवार उसका उत्तराधिकारी बांध रहा है। ठीक है, तो इसको तलवार बंदाई शुल्क भी कहा जाता था। ठीक है, ये था उत्तराधिकार शुल्क। अब हम जानते हैं अगली जो सेवा सामंतों के द्वारा दी जाती थी वो है रेख। देखिए,
रेख से क्या तात्पर्य है? रेख से अभिप्राय राज्य की उस आय से था जिसके आधार पर ली जाने वाली सामंतों की सेवा का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, भी सामंतों से कितनी या किस तरह की सेवा लेनी है, इसका जो निर्धारण है वो इसी रेख के आधार पर किया जाता था। अब देखिए ये रेख क्या थी? रेख से अभिप्राय गांव की या उस एरिया की उस अनुमानित आय से था, उस वार्षिक आय से था जो शासकों द्वारा दिए गए जागीर के कागजों में होती थी। जैसे एक राजा ने अपने निकट संबंधी को या सामंत को जो जागीर दी, उस जागीर में वो जितनी भी जागीर होती थी उसे पता होता था कि इससे इतनी आय हो रही है। ठीक है, तो वो जो कागज होता था उसको ही तो रेख कहा जाता था। रेख से अभिप्राय गांव की उस अनुमानित वार्षिक आय से था, वो उस वार्षिक आय से था जो शासकों द्वारा दिए गए जागीर के कागजों पर होती थी। ठीक है, और जो कागजों पर जितनी वार्षिक आय शो हो रही है कम है तो उस जागीरदार से कम सेवा, उस सामंत से कम सेवा ली जाएगी। अगर ज्यादा है वार्षिक आय तो उसी तरह, जैसे हम लोगों ने सैनिक सेवा में पढ़ा था कि इतने की आय पर इतने घुड़सवार, इतनी आय पर इतने घुड़सवार, तो वही बात इसमें भी थी। ठीक है, अब अगली जो सेवा थी राजा व राजकुमार के विवाह पर नजराना। देखिए राजा का जब जो भी राजा होता था, जब उसका प्रथम विवाह होता था, ठीक है, या जो राजा का पुत्र होता था राजकुमार, उसका जब प्रथम विवाह होता था, प्रथम विवाह से मैं बता देती हूँ, राजा महाराजाओं के अनेक विवाह होते थे। ठीक है, तो जो पहला विवाह होता था, प्रथम विवाह के अवसर पर इन सामंतों को जब ये विवाह पर जाते थे, राजा के विवाह होते थे या राजकुमार का विवाह होता था, जब ये जाते थे वहां पर तो इनको नजराना लेकर जाना पड़ता था। ठीक है, और ये अनिवार्य था। तो ये हम लोगों ने सामंतों से ली जाने वाली सेवाओं के बारे में जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सैनिक सेवा में पढ़ा, दरबार में उपस्थिति, हरम की देखभाल, उत्तराधिकार शुल्क, रेख, राजा व राजकुमार के विवाह पर नजराना। जब प्रथम विवाह, क्योंकि राजा महाराजा तो बहुत विवाह करते थे, है ना, तो प्रथम विवाह के अवसर पर नजराना देना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सामंतों से जो सेवाएं ली जाती थी उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामंत प्रथा के गुण। क्यों राजाओं ने ये सामंत प्रथा अपनाई थी, इसके क्या गुण थे, इसकी क्या खासियत थी। ठीक है, तो देखिए राजाओं की ये जो सामंत प्रथा थी, सामंत प्रथा के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सामंत प्रथा का जो पहला गुण था वो था राजा की शान शौकत के प्रति। देखिए शान, राजा की शान कैसे बढ़ती थी इन सामंतों से। देखिए जब ये सामंत दरबार में उपस्थित होते थे, ठीक है, दरबार में उपस्थित होते थे, एक विशिष्ट वेशभूषा के साथ दरबार में उपस्थित होते थे, जिससे राज दरबार की शोभा क्या है, बढ़ जाती थी। अब राज दरबार की शोभा बढ़ी है तो राजा की शोभा क्या है, अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो राजा के शान शौकत के प्रतीक थे। ठीक है, इससे राजा की शान बढ़ती थी। ये देखो बड़े बड़े अधिकारी, क्या पोशाक है। ठीक है, अगली जो सामंत प्रथा का अगला गुण है वो है राजा के सैनिक सहयोगी। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा के सैनिक सहयोगी से तात्पर्य ये है कि मध्यकाल में क्या था, राजपूत शासकों के पास स्वयं की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, और जब भी राजा लोग युद्ध लड़ते थे, जब भी या फिर किसी भी विशेष कार्य के लिए राजा को सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है, तो राजा की आवश्यकता जो थी ये सैनिकों की, ये सामंत लोग ही पूरी करते थे। राजाओं के पास तो अपनी स्थायी सेना नहीं थी और ये अपने सामंतों पर ही सैनिक सेवा के लिए निर्भर थे। ठीक है, यही सामंत ही राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, तो मध्यकाल में राजपूत शासकों के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी और राजपूत राजा सामंतों से ही आवश्यकता पड़ने पर अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और यही सामंत राजाओं को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। ठीक है।
तो ये हम लोगों ने आज सामंत प्रथा के 2 गुण पढ़े, आगे और भी गुण थे सामंत प्रथा के। आज की क्लास में इतना ही, हम इस टॉपिक को कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।